नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इससे पहले भी लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हैं, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक में से ही 2 सब टॉपिक्स कवर किए थे जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, है ना? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने के बाद से हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा। तो वो 2 लेक्चर्स आप देख लीजिए अगर आपने नहीं कवर किया है। लेट्स टेक अ क्विक लुक जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चीजें कवर की हैं ताकि आपका एक फ्लो बन जाए और हम उसमें आगे मूव कर सकें। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, हमने उसके एग्जांपल्स देखे कि जो आपके बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। इसके बाद से हमने बैक्टीरिया कवर करने के बाद हमने वायरस कवर कर लिया था। आज हम मेनली पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो ये चीज होगा, एल्गी है, फंगई या आर्किया, ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है एंड द साइंटिस्ट डीलिंग विद इट आर कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एग्जाम्पल्स हमने देखे, फिर हमने उनके हैबिटेट्स देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं। बैक्टीरिया के बारे में कवर किया कि बैक्टीरिया किस तरीके के होते हैं, टाइप्स कैसे होते हैं। फिर टाइप्स के बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे दिखेगा वो। इसके बाद हमने देखे कि अगर एक बैक्टीरिया है तो उसके कुछ बेनिफिशियल यूजेस भी होंगे और बेनिफिशियल यूजेस के साथ ही कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होंगे जो हमारे लिए अच्छे नहीं हो, जिन्हें हम पैथोजेंस कहेंगे। तो उससे कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने वायरस पढ़ा। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है और वायरस में भी हमने सेम मेथड्स यूज करे पढ़ने के लिए। हमने उनका हैबिटेट देखा कि कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। फिर अगर वायरस किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है तो उसको बैक्टीरियोफेजेस कहेंगे। अगर फूड एंड माउथ डिसीज कॉज कर रहा है एनिमल्स में तो फूड एंड माउथ डिसीज वायरस कहेंगे। ओके। इसके बाद हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वायरस, है ना। इसके बाद से उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन भी नहीं प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा था, तो रेप्लिकेशन होता है। हमने देखा था कि वायरस जो है खुद में कुछ नहीं करेगा, वो होस्ट सेल में पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा कि मैं होस्ट सेल के अंदर जाऊं, फिर वहां पर किस तरीके से मल्टीप्लाई हो, ये सारी चीजें होती हैं वायरस के अंदर। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर ये इस डायग्राम से देख लिया। इसके बाद हमने कवर किया था कि वायरसेस के कुछ बेनिफिशियल यूजेस हैं। तो हमने कुछ रीसेंट एग्जाम्पल भी देखी कि कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है वायरस के। और हमने देख लिया कि वायरस किस तरीके से वायरस से अलग अलग डिसीज हो रही है। तो ये सारी डिसीजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ। तो अब यहाँ से आप एकदम सारी चीजें ध्यान से देखिएगा कि प्रोटोजोआ क्या है। तो अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। आप समझ लीजिए कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। इसके बाद एक बार हम टॉपिक के अंदर घुसेंगे तो सारी चीजें वहां से कंटिन्यूअसली फ्लो के साथ पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर ये सारी चीजें हैं क्या। तो अगर हम इसके डिफरेंसेस देख लें एक बार में ही, तो अगर हम बात करें यूकेरियोटिक्स की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं, ऐसे सेल्स हैं जो कि जिसमें ऐसे सेल्स जिसमें क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, अगर ये सेल है, सपोज इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग जो अलग अलग काम करके दे रहे हैं एक सेल को, तो वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। तो एकदम अच्छा सा स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही सुंदर सा दिखेगा, न्यूक्लियस भी क्लियरली डिफाइंड है, प्लस आपके जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रोकैरियोट्स में गए तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें जिनके पास ना तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो यूकेरियोट्स में ऑब्वियसली क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन्स किसके पास होती है, एनिमल्स के पास, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के पास है। इसके बाद प्लांट सेल्स में आपने प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ा हुआ है, सेल टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी किसके पास भी है। फंगई जो होते हैं वो भी यूकेरियोट्स में ही आते हैं। इसके बाद अगर हम प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाता है, क्योंकि एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड कुछ भी नहीं था, हमने बैक्टीरिया पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने आर्किया के बारे में पढ़ा था कि आर्किया में कैसी चीजें हो रही हैं। फिर अगर आप देखेंगे साइटोप्लाज्म की बात करें, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना, और यूकेरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसके बाद अगर आप बात करोगे कि क्या दोनों की एबिलिटीज हैं कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यूकेरियोट्स भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और प्रोकैरियोट्स भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको थोड़े से पता होना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी से लिंक्ड है ये। इसके बाद देखिए, अब प्रोटोजोआ की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो आप सबसे पहले जान लीजिए ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, बहुत छोटा होगा। अब सबसे पहले आप ये याद रखिए कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है। इसके बाद ये यूनिसेलुलर है
तो यहाँ पर ये यूकेरियोटिक होता है। यूकेरियोटिक के फीचर्स आपने देख लिए कि ना तो कोई क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है इसके अंदर, और या ये अगर ये यूकेरियोटिक है तो ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, इट कैन बी फ्री लिविंग कि खुद में रह ले, या फिर ये पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक क्या होगा कि भाई मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता हूँ, मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ फूड के लिए, ये ऐसा सोचता है। तो इसलिए प्रोटोजोआ या तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक मीन्स दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एज अदर दैट फीड फॉर ऑर्गेनिक मैटर ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखेंगे कि अगर हमारे एनवायरनमेंट पे है, हमारे आसपास है, तो लगभग 65,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं प्रोटोजोआ की, बट वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 65,000 स्पीशीज थोड़ी ना पढ़ने चले जाएंगे हम, तो कुछ कॉमन स्पीशीज हैं जिनके आप हमेशा नाम सुनते रहते हैं। तो उनमें सबसे कॉमन आपने सुना होगा अमीबा, डेफिनेटली, क्योंकि अमीबा हमने काफी बार एग्जाम्पल्स में पढ़ा हुआ है। इसके बाद से पैरामीशियम यहाँ पे होता है कि पैरामीशियम भी खुद क्या एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम के बाद आपने डेफिनेटली ये नाम सुने होंगे सबने, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम के बाद से ट्रिपैनोसोमा होता है। तो ये सारे कॉमन प्रोटोजोआस हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि जब हम ये नाम ले रहे हैं तो इस सारे के सारे क्या है, प्रोटोजोआ में आते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर भी ये लिखा सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स होते हैं, आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक है, दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एज अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक डेब्रिस पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है कि रहते कहाँ है। सबसे वो क्वेश्चन है ना कि अगर ये है प्रेजेंट एनवायरनमेंट पे तो रहते कहाँ है। तो हमने इसके एग्जाम्पल देखे, अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि कौन कैसा दिख रहा है। तो पैरामीशियम कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद देखेंगे आप यूजलेना ऐसा होता है, फिर अमीबा है, गियार्डिया है। ये तो आपने उतना कॉमनली नहीं देखा होगा, बट ये सारे एग्जाम्पल्स, प्लाज्मोडियम है। इसके बाद से ट्रिपैनोसोमा है। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है जो हम डेली लाइफ में काफी बार सुनते भी हैं। अलग अलग डिसीजेस होती हैं। अगर अब बात करें हैबिटेट की कि कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ये आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलेंगे, है ना, पानी वाली हर जगह पर रहेंगे ये। फिर उसके बाद या तो ये फ्रेश वाटर पे भी रह सकते हैं, आपको ओशंस पे भी देखने के लिए मिलेंगे। मोस्टली ये एरोबिक होते हैं, है ना, लेकिन कुछ एनारोबिक भी होते हैं और ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। कुछ फ्री लिविंग होंगे, कुछ पैरासिटिक होंगे। तो अगर पैरासिटिक हैं तो वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो या तो वो प्लांट्स पे निर्भर करते होंगे या फिर किस पे निर्भर करते होंगे, एनिमल्स पे फॉर देयर फूड। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलेंगी, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स वगैरह हो गई, जो आपके गर्म पानी के कुंड होते हैं या फिर गर्म पानी से जहां से निकल रहा है, जो हॉट स्प्रिंग्स है वहां पर भी मिलेंगे। और इस टाइप में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे वो एक सिस्ट बना लेते हैं। जब भी कोई एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है तो हमने पढ़ा था कि अगर ये प्रोटोजोआ है तो अपने अराउंड क्या बना लेगा, ये सिस्ट बना लेगा। इट मीन्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्टैब्लिश कर लेगा ताकि इसको कोई भी नुकसान ना हो, जो भी बाहर चीजें आ रही हो से फाइट कर सके इजिली। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो सिस्ट को वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और नॉर्मल अपने एक्चुअल स्टेट में आ जाएगा। तो ये हो गया इसकी बात है। तो हमने देख लिया कि हैबिटेट्स कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। अगर एक्सट्रीम हैबिटेट्स मिल रहे हैं तो दे विल डेवलप सिस्ट और अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड देम, एंड एज दे कम इनटू अ फेवरेबल कंडीशन तो वो रिमूव कर लेते हैं उस सिस्ट को। ये हो गया। प्रोटोजोआ आपको वेस्ट वाटर में भी दिखेगा, प्रोटोजोआ सॉइल में भी दिखेगा, और प्रोटोजोआ हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में भी दिखेगा। हाइपरसेलाइंस है, लेक्स हैं, लगून्स हैं, इन सब में दिखता है। तो ये हो गए आपके हैबिटेट्स। अब आ जाती है बात, पहले हम देखेंगे कि साइज क्या है, फिर हम जाएंगे स्ट्रक्चर में। तो अगर हम बात करें साइज की और शेप की बात करें, जो यहाँ पर आपको नहीं गिवन है, तो ये छोटा सा ही चीज है कि साइज एंड शेप कैसे हो सकते हैं, ग्रेटली वरी कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी चीजें देखी है, वायरस के बारे में देखा, ये हमको नेकेड आई से नहीं दिख रहे थे, लेकिन बैक्टीरिया के बारे में देखा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना प्रोटोजोआ की, तो उसका जो साइज होता है वो ग्रेटली वरी करता है। इतने छोटे हो सकते हैं, एकदम माइक्रोबियल, बहुत ही छोटे हो सकते हैं, मतलब यहाँ तक कि 1 माइक्रोमीटर इसका एक्चुअल साइज हो सकता है। लेकिन ये रेंज कर सकते हैं अप टू 20 सेंटीमीटर तक, है ना, मतलब कितने भी बड़े भी हो सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 माइक्रोमीटर से लेकर अप टू 20 सेंटीमीटर रेंज कर सकते हैं, और इतने बड़े हो जाएंगे कि आप इसको नेकेड आई से भी देख पाएंगे। तो ये पहला ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी हमने पढ़ा है जिसको हम नेकेड आई से भी देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके साइज वेरी करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके शेप की, तो शेप कैसा होगा, शेप तो आपको दिख ही रहा है ना कि अलग अलग तरीके के शेप होंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ के पास कोई रिजिड सेल वॉल नहीं होती है ना, कोई टफ सेल वॉल नहीं है। अगर ऑब्वियसली कोई सेल वॉल नहीं है
तो उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होंगे ना कि मुझे ऐसे नहीं फैलना। अगर सेल वॉल होती तो वो इतने में बाउंड करके रखती है उस पर्टिकुलर चीज को, बट अगर सेल वॉल नहीं है तो वो कैसे भी फैल सकता है। तो पहले वो अमीबा के केस में इस तरीके से स्प्रेड हो गया। अब इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अलग अलग शेप्स में पाया जा सकता है। अगर रिजिड सेल वॉल नहीं है तो इतना फ्लेक्सिबल है कि अलग अलग शेप्स में पाया जा सकता है। और सेल्स एक थिन प्लाज्मा, पतली से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसी के अंदर इनक्लोज रहते हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जिसमें हार्ड शेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो कुछ ऐसी स्पीशीज है जिसमें सेल वॉल है ही नहीं, और अगर सेल वॉल नहीं है, पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो किसी भी तरीके का शेप बना लो, आपके पास पूरा फ्रीडम है, ये होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें हार्ड शेल कवरिंग्स भी प्रेजेंट होगी। तो हमने बात कर ली यहाँ पे साइज की कि वो इतने छोटे से इतने बड़े हो सकते हैं कि नेकेड आई से भी दिख रहे हैं। हमने बात कर ली शेप की कि अगर सेल वॉल नहीं है तो कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके शेप में। अब इसी शेप के बेसिस में ना कुछ टाइप्स बन जाते हैं। ठीक है, पहले आप स्ट्रक्चर, हम इसको भी देखेंगे स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि अगर इसके अलग अलग टाइप्स बन रहे हैं तो वो शेप्स के बेसिस पे बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सार्कोडेनास बन रहा है। साइक्रोडेनास मतलब ऐसे प्रोटोजोअन्स होते हैं जिनके पास सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा। सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा मतलब मूवमेंट के लिए ये अमीबा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर है ना, तो इसी स्ट्रक्चर से वो आगे मूव कर पाता है। इसको बड़ा कर लेगा, फिर आगे थोड़ा मूव कर दिया, फिर दूसरे वाले को बड़ा किया, तो इस तरीके से मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो सूडोपोडिया यूज किया जाता है अमीबा के द्वारा लोकोमोशन के लिए। एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अमीबा है। इसके बाद बात करेंगे सिलिएट्स की। तो सिलिएट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है। जैसे हम इसके लोकोमोशन ऑर्गन को क्या बोल रहे थे, लोकोमोटरी पार्ट को, इसको हम बोल रहे थे सूडोपोडिया। लेकिन जब हम बात करते हैं पेरिमीशियम में, तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के ऐसे सीलियाज निकले हुए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाएगा। तो लोकोमोशन या फूड गैदरिंग करनी है तो सिलिएट्स क्या यूज करते हैं, इस तरीके के शेप्स है ना, शेप्स के बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल है पेरिमीशियम। तो पेरिमीशियम में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप थर्ड टाइप देखेंगे तो फ्लैजिलेट्स होते हैं, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक ही होगा, लंबे लंबे, तो ये फ्लैजिला होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा इस तरीके का दिखता है। अ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स दैट पोजेस एट सम टाइम इन लाइफ साइकिल वन ऑफ मेनी फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन एंड सेंसेशन के लिए फ्लैजिला यूज करता है। तो उसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। इसके बाद से स्पोरोजोअन आते हैं। स्पोरोजोअन क्या करते हैं, ये एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक नॉन मोटाइल प्रोटोजोअन से इस तरीके से दिखेंगे। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो स्पोरोजोअन में क्या आते हैं, प्लाज्मोडियम। तो ये हमने देख लिया कि अगर एक फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर तो अलग अलग शेप्स बन रहे हैं। सैक्रोडेनास है जिसका एग्जाम्पल हमने देखा अमीबा। फिर सिलिएट्स हमने देखा जिसमें पैरामीशियम आ जाएगा, सीलिया प्रेजेंट है। इसके बाद से हमने देखा फ्लैजिलेट्स जो कि ट्रिपैनोसोमा है, और स्पोरोजोअन है जो कि आपके प्लाज्मोडियम्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात कर लें आप स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि अगर स्ट्रक्चर बना है किसी भी सेल का, जब हम सेल पढ़ रहे थे तो हमने देखा एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर कुछ कुछ साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं। ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इस सेल के लिए उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग काम होगा कि सेल है तो अलग अलग काम करके हम दे देते हैं ताकि सेल को इजी पड़े। इसी तरीके से अगर आप इसके भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, कुछ स्पेशलाइज्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं जो परफॉर्म करके देते हैं प्रोटोजोआ को। मोस्टली जो अगर आपके प्रोटोजोआ होंगे तो उसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ही होगा, जैसे अभी हमने पढ़ लिया पहले ही। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म है और अदर लोकोमोटरी प्रोजेक्शन है, जैसे आपके सीलिया, सूडोपोडिया और फ्लैजिला। ये जो सूडोपोडिया, फ्लैजिला है या फिर ये सीलिया बना हुआ है, तो इसके अराउंड भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और मोस्टली वो सारे चीज में पतली पतली मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कवरिंग होती नहीं है इसके बाहर, सेल वॉल होती नहीं है। अब कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होंगे अगर जिनको फूड इंजेस्ट करना है, तो फूड इंजेस्ट करने के लिए उनमें साइटोस्टोम प्रेजेंट होगा। तो फूड इंजेस्ट करना किससे किया उन्होंने, साइटोस्टोम से फूड को इंजेस्ट कर लिया। अब फूड इंजेस्ट होगा तो उसके बाद कहाँ जाएगा, तो इसके अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट हो गए ना, जो आपको इस तरीके से दिख रहे हैं फूड वैक्यूल्स, इसमें जाके फूड स्टोर हो जाता है। जैसे हमने सेल्स में भी पढ़ा था, क्या फूड स्टोर हो जाएगा इन वैक्यूल्स में। फिर इसके बाद कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, अगर प्रॉपर कोई ऑर्गन नहीं है तो ऐसे माइक्रो ट्यूब्स लाइक के स्ट्रक्चर होंगे, जिसको बॉडी कैविटी भी हम बोल सकते हैं। कैविटीज बनी होंगी जिससे जो भी आपने इन लोगों ने कंज्यूम किया, इंजेस्ट किया, उसको वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकाला जा सके। तो इंजेस्ट किससे किया, इंजेस्ट किया साइटोस्टोम से।
अंदर स्टोर कैसे हुआ फूड, फूड वैक्यूल में जाके स्टोर हुआ। अब बाहर कैसे निकालेगा, तो एक बॉडी कैविटी, एक गुलेट प्रेजेंट होता है जिससे फूड बाहर चला जाता है, सिलिएट्स में ऐसा होता है। इसके बाद आपको बात करनी है न्यूट्रिशन की। हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसा, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होगा एंड कुछ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसके बाद हमने देखने वाले हैं कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो न्यूट्रिशन के लिए आप याद रखना कि प्रोटोजोआ में हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मुझे लगता है आप जानते होंगे। तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है इनके पास। अब इन्होंने, मैंने आपको समझा दी कि अगर ये इंजेस्ट कर रहे हैं फूड को, तो फूड कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में जाएगा। फूड वैक्यूल के अंदर कोई लाइसोसोम्स नाम के एंजाइम्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस फूड को अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे और फिर पूरे सेल के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से काम होता है। अब बात करें हम लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन हम देख ही चुके हैं कि प्रोटोजोआस में, अगर प्रोटोजोआस पढ़ रहे हैं तो उसमें लोकोमोशन किस तरीके से हो रहा है कि स्पीशीज में फ्लैजिला प्रेजेंट है, जैसे हमने देखा, तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, या तो सीलिया प्रेजेंट है, सूडोपोडिया प्रेजेंट है। जो आपके स्पोरोजोआ होते हैं, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन इनके पास क्या होते हैं, माइक्रो ट्यूब्स होते हैं। जो हमने फोर्थ टाइप पढ़ा ना, तो उसमें माइक्रो ट्यूब्स होते हैं जो स्लो मूवमेंट पे उसकी हेल्प करते हैं स्पोरोजोआ में। ठीक, इसके बाद हमें क्या देखना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें कि रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, जैसे हमने देखा था कि वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर जाकर ही मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें इसकी रिप्रोडक्शन की, तो अब ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम पहले एसेक्सुअल देखने वाले हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं सिंगल पेरेंट होगा और उससे ही एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपका बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन मेथड्स हैं, बडिंग है जिसमें ऐसा हो रहा है। बाइनरी फिजन में आप जानते हैं अमीबा का अच्छे से एग्जांपल कि अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है, तो ये भी एक प्रोटोजोआ है। तो ये याद रखेंगे कि जो अमीबा एक प्रोटोजोआ है उसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। और इसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, फिर ब्रेकडाउन होता है न्यूक्लियस का, फिर साइटोप्लाज्म का इलोंगेशन होता है, मतलब दोनों जगह पे बढ़ता है दोनों न्यूक्लियस के साथ, फिर डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। तो ये था अमीबा में साइटोकाइनेसिस और कायरोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा था, ये चीज हमने देखी। इसके बाद हमें देखना था कि बाइनरी फिजन और भी जगह पे हो रहे थे, सिर्फ अमीबा पे नहीं हो रहा था। तो बाइनरी फिजन आपका पैरामीशियम में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, उसमें भी बाइनरी फिजन हो रहा है। फिर उसके बाद से जो लिशमैनिया करके होता है, जिससे लिशमैनिसिस हो जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो लिशमैनिसिस होता है ना, लिशमैनिया में भी क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। लास्ट में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स करके एक लेक्चर होगा, वहां से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो बाइनरी फिजन में हमने ये एग्जाम्पल देखे हैं कि अमीबा में भी हो रहा है, पैरामीशियम में भी हो रहा है, लिशमैनिया, ये सारे प्रोटोजोआ हैं जिनमें बाइनरी फिजन हो रहा है। तो मल्टीपल फिजन किस में हो रहा है, मल्टीपल फिजन हो रहा है आपका प्लाज्मोडियम में, सॉरी, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। अगर मल्टीपल फिजन अगर आपको याद है तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि यहाँ पर ये है एक न्यूक्लियस, फिर अगर आगे वाली स्टेज में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, किस तरीके से अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। सी एक न्यूक्लियस से अलग अलग न्यूक्लियस बन गए, फिर वही आगे वाली स्टेज में जाएंगे तो ये न्यूक्लियस अच्छे से वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, इनमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाएंगी। किसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ऐसा ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें होती है। फिर ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो फटने के बाद इस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो बाहर निकलेंगे और हर एक न्यूक्लियस एक नया प्लाज्मोडियम बना लेगा। तो इस तरीके से ये मल्टीपल फिजन होते हैं कि बहुत सारे हो गए हैं, टूट टूट कर इतने सारे हो गए हैं कि आप देख भी नहीं पा रहे, मतलब बहुत सारे हो गए अनकाउंटेबल टाइप के। तो बहुत मल्टीपल फिजन नाम से ही समझ में आ रहा है। बडिंग में भी आप देख रहे हैं एसेक्सुअल मेथड्स है, तो ये सारे प्रोटोजोआ के एग्जांपल है जिसमें बाइनरी फिजन हो रहा है, जिसमें मल्टीपल फिजन हो रहा है। फिर इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका अमीबा पे तो नहीं होगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करके एक मेथड होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो एकदम सेम स्पीशीज के होते हैं वो अपने न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। जैसे डोनर है और यहाँ पे रेसिपेंट है, इनके पास ये न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, ये आपस में ब्रिज बनाएंगे और ब्रिज बनाने के बाद जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जैसे डोनर इसको दे देगा रेसिपेंट को, इसने रिसीव कर लिया,
फिर ये ऐसा कनेक्शन बन जाएगा इनके बीच में, फिर ये अलग अलग भी हो जाएंगे। अब इनको मिल गया है ना एक लिमिट के बाद तक, ओल्ड डोनर एंड न्यू डोनर जो बन गया, अब ये भी डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास भी कुछ जेनेटिक मटेरियल आ गए हैं। अब इसके पास भी है ना कैपेसिटी कि ये भी डोनेट कर सकता है इतना। तो ये हो गया कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली कॉन्जुगेशन का प्रोसेस आता है, ये दिखाता है। तो हमने रिप्रोडक्शन समझ लिया कि दोनों तरीके से एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होंगे जो यूजफुल होंगे और कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी होंगे जो यूजफुल नहीं होंगे। तो अगर हम बात करें यूजफुल प्रोटोजोआ की, तो जैसे कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा कर देते हैं, है ना, खेतों में यूज होते हैं सॉइल फर्टिलिटी को अच्छा करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटोजोआ होता है ना, वो सॉइल के बैक्टीरिया को एक्टिव स्टेट में रखते हैं। प्रोटोजोआ ने क्या किया, बैक्टीरिया को एक्टिव स्टेट में रखा, उस पर ग्रेज करके कि इसको खा रहा है ताकि ये एक्टिव स्टेट में रहेगा, और अगर ये एक्टिव स्टेट में रहेगा तो ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा। जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में गिरा है उसको ये डिकम्पोज करेगा, कौन, बैक्टीरिया। तो प्रोटोजोआ ने इसको ग्रेज किया, अब ये एक्टिव स्टेट में आ गया, अब ये डिकम्पोजिशन जल्दी करेगा। तो इस तरीके से हेल्प कर रहा है। फिर आप जानते हैं कि जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल लैक्स इन नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है उसके पास, तो उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम फर्टिलाइजर्स में यूरिया सबसे ज्यादा ऐड करते हैं नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए। लेकिन हम वहां पे प्रोटोजोआ भी तो ला सकते हैं। तो अगर वहां पे बहुत सारे प्रोटोजोआ प्रेजेंट होंगे ना, तो वो क्या रिलीज करते हैं मिट्टी में, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज करते हैं सॉइल में, और ये हेल्प करता है कि प्लांट्स जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। इसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी यूज होते हैं प्रोटोजोआ, कि फिल्टर प्लांट्स जो है आपके वहां पर यूज हो रहे हैं, तो वेस्ट वाटर प्लांट्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद से कंपोस्टिंग का जो मेथड होता है उसमें भी प्रोटोजोआ का यूज हो रहा है, तो कंपोस्टिंग में भी हम प्रोटोजोआ का यूज कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे तो आप रिसर्च की फील्ड में भी यूज होता है। जैसे रिसर्च की फील्ड में मैं बात करूं, कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए होता है। कुछ रिसर्च टीम्स ने दिखाया है कि प्रोटोजोआ को हम इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की यूज कर सकते हैं, है ना, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भी है इसके पास, एंड रीएक्टिवेट कर सकता है ये इम्यून सिस्टम को। तो कैंसर पेशेंट्स में यूज हो सकता है। फिर जब एवोल्यूशन वगैरह की स्टडी होती है कि किस तरीके से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए जो एवोल्यूशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जेनेटिक चेंजेस हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अलग अलग बीमारियां हो रही हैं जेनेटिकली, तो उन सब का पता लगाने के लिए भी प्रोटोजोआ का यूज होता है। एक बहुत ही अच्छी, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन होते हैं, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन का भी हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऑयल प्रेजेंट होगा, इसकी साइट्स पता लगा सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर जगह में कुछ प्रोटोजोआ के स्केलेटल्स मिल रहे हैं, उसके रिमेन्स मिल रहे हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टाइप के प्रोटोजोआ ऑयल स्पिल्स के पास, ऑयल जहां पर भी एक्सप्लोरेशन करना है ऐसे एरियाज में ही मिलते हैं। तो ये पता लगाया कि ऑयल एक्सप्लोरेशन की साइट्स मिल गई। बाकी आप यूजेस देख सकते हैं कि दे आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स की। सिम्बायोटिक मींस म्यूचुअल बेनिफिट होगा कि तुझे भी फायदा है और मुझे भी फायदा है। तो ऐसे कुछ प्रोटोजोअन्स हैं जो र्यूमिनेंट एनिमल्स की स्टमक में रहेंगे, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, और उनका सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर दे रहे हैं र्यूमिनेंट एनिमल्स में, और खुद को भी इनको फूड मिल जा रहा है। तो ये हो गई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। So it is a close ecological relationship between members of two or more different species in which both species are mutually benefited. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, हमने यूजेस देखे, लेकिन कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी तो होंगे इसके। तो अगर हम हार्मफुल प्रोटोजोआ की बात करें, तो ऐसे कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस कहते हैं, और इससे हार्मफुल डिसीजेस हो सकती हैं ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में। तो पहले होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। अब ये अमीबेसिस कॉज करता है, जिससे कोलन में अल्सर्स हो जाते हैं। अब ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज में। ट्रिपैनोसोमा स्पीशीज वो होती है जिससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस हमें बोलते हैं कि अगर ये ट्रिपैनोसोमा है तो ट्रिपैनोसोमियासिस कॉज करेगा, और वही क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। स्लीपिंग सिकनेस में कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे कि इनिशियली इसमें क्या लगेगा कि फीवर आ रहा है, इचिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, लेकिन बाद में अगर लेटर स्टेजेस की बात करें तो उसमें बिहेवियर चेंजेस, अगर आप सो नहीं पाए तो ऑब्वियसली बिहेवियर चेंजेस होंगे, कंफ्यूजन होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा आपका, ऐसे है ना, अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। फिर लिशमैनिया स्पीसीज होती है जिसमें से लिशमैनिसिस हो जाता है। तो ये सारे आपके क्या है, प्रोटोजोआ, या फिर हम इसको पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं, तो ये सारे पैरासिटिक होते हैं, विच कैन लीड टू स्किन सोर्स एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट। यहाँ पर आपके लिए एक टेबल भी है अवेलेबल कि आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले डिसीज मलेरिया किससे हो रही है, प्लाज्मोडियम से हो रही है, पैरासाइट लिखा हुआ है, ठीक है। कैरियर कौन था, फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो कैरी करती है। सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पीन्स और आरबीसी अफेक्टेड होते हैं। काला अजहर और लीशमैनिसिस जो काफी कॉमन डिसीजेस हैं, आप न्यूज में सुनते रहते हैं। किससे हो रही है, लीशमैनिया डोनोवानी से हो रही है। सनफ्लाई कैरी करके ले जाती है इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फिर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, बोन मैरो, स्प्लीन, लिवर। स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्रिपैनोसोमियासिस होता है।
ट्रिपैनोसोमा है इसका पैरासाइट, और कैरी कौन करेगा, सीसी फ्लाई होती हैं। फिर ये नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। इसके बाद डिसेंट्री, एंट अमीबा हिस्टोलिका पैरासाइट से होती है। अगर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर आप खा या पी रहे हैं तो यहाँ से आपको हो जाएगा, ये कैरी करके ले जाएगा, इंटेस्टाइन इफेक्ट करेगा। सिलेरियल डिसेंट्री भी होती है, बैलेंटिडियम कोली, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होगा, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, कैरियर। इसके बाद से आप देखेंगे पायरुया होता है, तो एंटमीबा गिग्नी वेलिस से होता है, गिग्नी वेलिस कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर गम्स को इम्पैक्ट करता है पायरुया। तो आप जानते हैं फिलेरेसिस, आप सुनते हैं एलिफेंटियासिस क्या है, तो विचीरिया बेनक्रॉफ्टी से होता है, और इसकी कैरियर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, लिम्फ नोड से हो रहा है। फिर इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, तो ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं जो आप रेगुलरली सुनते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली बार बार न्यूज में होती है ये, तो इसलिए आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।